विरोध प्रदर्शन की अगली किश्त से वक्फ कानून को लेकर आज दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में मुस्लिम संगठनों का प्रदर्शन है। दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ वक्फ बचाओ कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। ये कार्यक्रम सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलेगा। इस कार्यक्रम में जमीयत उलेमाए हिंद, जमाते इस्लामी हिंद जैसे मुस्लिम संगठनों के अध्यक्ष और प्रतिनिधि वक्फ कानून के खिलाफ अपनी बात रखेंगे। इसके अलावा कार्यक्रम में विपक्ष के कई सांसदों को भी AIMPLB की ओर से बुलाया गया है। जिन विपक्षी सांसदों को बुलाया गया है उनमें AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का नाम है। RJD सांसद मनोज झा और कांग्रेस सांसद इमरान मसूद को भी आमंत्रित किया गया है। समाजवादी पार्टी के सांसद मोइबुल्ला नदवी को भी बुलाया गया है। यानी बड़े मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ साथ विपक्षी दलों का भी जमावड़ा नजर आएगा, जो वक्फ कानून के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे, केंद्र सरकार को घेरेंगे। के लिए मौजूद हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्ला रहमानी साहब। क्या सुप्रीम कोर्ट का जो अभी तक जो ऑब्जर्वेशन है, इससे थोड़ी खुशी, थोड़ी संतोष है? हाँ, हम अच्छी उम्मीद रखते हैं। हमने हमेशा मुल्क की अदालत पर एतमाद किया है, भरोसा किया है, और अभी तो जाहिर है उन्होंने एक आर्जी राहत दी है, वो काफ़ी नहीं, और सिर्फ 2 पॉइंट को लिया है। यह पूरा कानून ही ऐसा है कि उसको डस्टबिन में डाल देना चाहिए। मौलाना, जिस तरीके की बात सरकार के नुमाइंदों की तरफ से की गई कि क्या आपको नहीं लगता कि वक्फ बोर्ड कानून में जो 2013 में संशोधन किए गए थे, लेकिन उसके बावजूद कुछ खामियां थी। कई इदारे, कई प्रॉपर्टीज़ अभी भी हैं वक्फ बोर्ड के पास, जिसके जो किराए हैं वो बहुत मिनिमल है। पुरानी दिल्ली में कई ऐसे हैं प्राइम प्रॉपर्टी हैं, लेकिन 20 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये हैं। आप ये बताइए कि वक्फ बोर्ड के ओहदेदारों को कौन अपॉइंटमेंट करता है? उसका गवर्नमेंट ही करती है ना। तो अगर वक्फ बोर्ड में कहीं कोई कमी है तो ये गलती गवर्नमेंट की है या मुसलमानों की है? गवर्नमेंट की है। ये हुकूमत बहुत ही बदनीयत है और इसका मकसद माइनॉरिटीज़ के हुकूक़ को भी मुतासिर करना है और संविधान से आगे जाकर अवाम की चीज़ों पर कब्जा करना। ये सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है, तो फिर सड़कों पर उतर करके विरोध प्रदर्शन क्यों? इंसाफ हासिल करने के 2 रास्ते। एक लीगल रास्ता है, ये कोर्ट से गुजरता है, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। एक अवामी जद्दोजहद का रास्ता है जिसका हमारे मुल्क का संविधान उसकी इजाज़त देता है। तो ये जो हुकूमत है, इसके कान मजलूमों की तरफ से बंद हैं। इसकी आँखें अक़लियतों की दुश्वारियों को देखने से आजिज़ हैं। तो इन तक अपनी आवाज़ पहुँचाने के लिए अवामी कोशिशें भी ज़रूरी हैं। इसलिए हमने दोनों तरह की कोशिशें जारी रखी हैं। तो हर महाज पर यह हुकूमत नाकाम, इसलिए यह हमेशा कोई ऐसा मुद्दा छेड़ना चाहती है जिसको हिंदू मुस्लिम बना दे और उसके ज़रिए हमारे बेचारे बाज़ भोले भाले हिंदू भाइयों को वरगलाए, उनको भड़काए और उनसे वोट हासिल करे। एक और वक्फ कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है, तो दूसरी ओर वक्फ कानून को लेकर जागरूकता फैलाने का काम भी जारी है। और उसी के तहत आज मुंबई में बीजेपी एक वर्कशॉप आयोजित करने जा रही है। जी हां, मुंबई में वक्फ कानून पर आज बीजेपी की वर्कशॉप है, जिसमें केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मौजूद होंगे। बीजेपी विधायकों और पदाधिकारियों के साथ संवाद करेंगे। इस वर्कशॉप का मकसद वक्फ कानून को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोगों को जागरूक करना है। वक्फ अमेंडमेंट बिल में जो माइनॉरिटीज है, मुस्लिम समाज है, उसके ऊपर कोई भी आपत्ति हम लोग ला नहीं रही हैं। देखो ऑपोजिशन क्या कर रही है कि वक्फ को ये लोग मुस्लिम लोगों के ऊपर आपत्ति ला रहे हैं। हम लोग मुस्लिम लोगों के धर्म में किसी भी तरह की आपत्ति नहीं ला रहे। उनपे उनके जो रीति रिवाज है उनके ऊपर कोई आपत्ति नहीं ला रहे। ये जो देश की प्रॉपर्टी है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये कायदा नहीं है, उसमें कायदा में हम बदलाव ला रहे हैं जिससे
मुस्लिम धर्म के गरीब लोगों का फायदा होगा। इसलिए हमें ये अधिकार है कायदा बनाने का, ये सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की तरफ से बोले हैं। अब वक्फ कानून के विरोध के एपिसेंटर पश्चिम बंगाल की बात, जिसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में एक अहम सुनवाई होनी है। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता ने हिंसा की घटनाओं का हवाला देते हुए मांग की कि कोर्ट केंद्र सरकार को अनुच्छेद 355 के तहत राज्यपाल से रिपोर्ट मांगने को कहे। इस याचिका पर सुनवाई दोपहर करीब 12:30 बजे के करीब हो सकती है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा की आग तो बुझ चुकी है, लेकिन पीड़ितों का अंतहीन दर्द कायम है और उस दर्द को बांटने पहुंचे केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार। हिंसा पीड़ितों की तकलीफ सुनकर वो भी भावुक हो गए। 10 दिन बाद मुर्शिदाबाद में जैसे तैसे हालात सामान्य होने लगे, जिसके बाद पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार मुर्शिदाबाद के धुलियान में हुई हिंसा में मारे गए लोगों के परिवारों के बीच पहुंचे तो पीड़ित परिवारों ने इंसाफ की मांग को लेकर केंद्रीय मंत्री को घेर लिया। हिंसा पीड़ित परिजनों से मुलाकात के बाद बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने हिंसा के लिए ममता सरकार को जिम्मेदार ठहराया। आरोप लगाया कि ममता की तुष्टीकरण राजनीति बंगाल को एक और विभाजन की ओर ले जा रही है। इस तरीके का मानसिकता का चीफ मिनिस्टर पश्चिम बंगाल में रहेगा तो सोहरावर्दी पार्ट 2, गेट कलकत्ता की लिंक्स पार्ट 2 और पश्चिम बंगाल का विभाजन तय है। Thinking that everything is okay, only the Murshidabad there is some problem. I would urge the so-called intellectuals of Kolkata, where are you, sir? What are you doing? Are you missing candles? So I can provide you candle, tons of candle if you need. बीजेपी आरोप लगा रही है कि सीएम ममता बनर्जी ने अफसरों को पलायन कर चुके हिंदुओं को जबरन मुर्शिदाबाद वापस लाने को कहा है। बनर्जी ने पहले ही पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश का लाइट वर्जन बना दिया है। लेकिन तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि मुर्शिदाबाद में वक्फ एक्ट के खिलाफ हुआ बवाल साजिश है, जिसके जरिए बीजेपी बंगाल में अपनी जमीन मजबूत करना चाहती है। मुर्शिदाबाद में जो हुआ है या जो कराया गया है, मुझे लगता है कि एक सोची समझी राजनीति या सोची समझी साजिश के तहत है। मुर्शिदाबाद हिंसा की गूंज सुप्रीम कोर्ट में सुनाई दी। वकील विष्णु शंकर जैन ने पश्चिम बंगाल पर अपनी याचिका में 3 रिटायर्ड जजों की निगरानी में हिंसा की जांच के अलावा पश्चिम बंगाल में एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भेजने, राज्य में अर्धसैनिक बलों की तैनाती का आदेश देने और राज्यपाल से हिंसा पर रिपोर्ट तलब करने की मांग की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने वकील विष्णु शंकर जैन से कहा, क्या आप चाहते हैं कि हम राष्ट्रपति को आदेश दें? हम पर पहले से ही आरोप लग रहा है कि हम कार्यपालिका के अधिकारों में दखल दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी की वजह थी विधायिका और न्यायपालिका की सर्वोच्चता पर देश में छिड़ी बहस। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने विष्णु शंकर जैन की याचिका की सुनवाई को मंजूरी दे दी है, जबकि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन और पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की मांग वाली 2 याचिकाओं पर ये कहते हुए सुनवाई से इनकार कर दिया कि याचिकाकर्ता बेहतर तैयारी के साथ अदालत में आए। इस बीच मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है और तफ्तीश में हिंसा का ओडिशा कनेक्शन भी सामने आया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि बंगाल पुलिस की एसटीएफ ने ओडिशा से 8 आरोपियों को पकड़ा है। उन पर आरोप है कि मुर्शिदाबाद हिंसा में इनका हाथ था और हिंसा के बाद ये वहां से भागकर ओडिशा में छिप गए थे। बंगाल पुलिस की एसटीएफ इन लोगों की तलाश में जुटी थी। ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में लोकेशन मिली, लोकल पुलिस से कॉन्टैक्ट किया, इन आरोपियों को पकड़ा गया। इनके पास से एक पिस्टल और गोलियां भी मिली हैं। पहले तो हिंसा से जुड़े 2 बड़े आरोपी शिकंजे में आए, जिनका नाम इजराइल और सैफायुल है। इन दोनों ही आरोपी हरगोविंद दास और चंदन दास की हत्या के मुख्य आरोपी जियाउल शेख के बेटे हैं। इजराइल और सैफाउल की गिरफ्तारी के बाद उन्होंने बाकी आरोपियों का सुराग दिया। उसके बाद 6 और लोग पुलिस के हत्थे चढ़ गए। उस केस के कंटेक्स्ट में हमारी जो झारसुगुड़ा एसपी ने एक टीम बनाकर रेड किया तो 2 एक्यूज सैफुल हक और बानी इजराइल जो थे वो मुझे पुलिस कस्टडी में आए तो उनके पास एक वेपन था और उन्होंने कस्टडी से भागने की कोशिश भी की। तो पुलिस ने एयर में राउंड फायर करके उनको कस्टडी में रखा
और बाकी उनके इंट्रोगेशन के आधार पर बाकी 6 सस्पेक्ट और एक्यूज और भी जो क्राउड किलिंग के या उनकी जो कर सकते हैं राइटिंग के और आर्सन्स के जो 6 एक्यूज और भी पकड़े गए हैं और इस केस में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। आज से 2 दिन की सऊदी यात्रा पर हैं प्रधानमंत्री मोदी। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से करेंगे द्विपक्षीय मुलाकात। पहली बार रक्षा क्षेत्र में सहयोग को लेकर अहम करार होंगे। रक्षा, ऊर्जा, टेक्नोलॉजी को लेकर अहम करार किए जाएंगे भारत और सऊदी के बीच में। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज से 2 दिन की सऊदी यात्रा पर प्रधानमंत्री मोदी, जहां वो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। और पहली बार ऐसा होगा जब भारत और सऊदी के बीच में रक्षा क्षेत्र में सहयोग को लेकर अहम करार किए जाएंगे। इसके अलावा एनर्जी सेक्टर की बात करें या फिर हम टेक्नोलॉजी सेक्टर की बात करें, इन सेक्टर्स में भी भारत और सऊदी के बीच में अहम करार किए जाएंगे। बड़ी खबर प्रधानमंत्री के विदेश दौरे से जुड़ी हुई, जहां सऊदी के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां वो क्राउन प्रिंस से मुलाकात भी करेंगे। ये मुलाकात द्विपक्षीय होगी और कई क्षेत्रों में भारत और सऊदी के बीच में अहम समझौते होंगे, अहम करार किए जाएंगे। तो रक्षा क्षेत्र की अगर बात करें तो पहली बार ऐसा होगा कि भारत और सऊदी के बीच में रक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण करार होगा। इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो वहां जो भारतीय समुदाय के लोग रह रहे हैं उनसे मुलाकात करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कल्पना करके देखिए, आप रात में अपने घर के अंदर गहरी नींद में सोए हुए हैं और अचानक बिना किसी चेतावनी के तबाही दस्तक दे देती है। जान बचाना नामुमकिन लगने लगता है और जब सुबह का उजाला होता है तो एक झटके में सब खत्म। जम्मू कश्मीर के रामबन में सैकड़ों परिवारों पर यही बीत रहा है। कुदरत के क्रोध ने कुछ घंटों के अंदर सब कुछ तबाह कर दिया। हर तरफ बस तबाही की तस्वीर है। एबीपी न्यूज ग्राउंड जीरो पर पहुंचा है और वहां का मंजर देखकर आप सन्न रह जाएंगे। भविष्य क्या करेंगे? तिनका जोड़ के तो अपना घर बनाया था, अब घर भी नहीं बचा है तो अब भविष्य चला जाएगा ऐसे। 6 साल की बच्ची गोद में थी और बचने की कोई उम्मीद नहीं थी हमें कि हम बच पाएंगे। कोई जमीन का कागज नहीं, कोई आधार कार्ड नहीं, कोई अकाउंट नहीं, कोई कुछ नहीं बचा। अब तो हम गवर्नमेंट से यही बोलते हैं कि हमें अगर जहर दे के मार देता, क्योंकि हम उठने के काबिल नहीं। कांप उठा। जम्मू कश्मीर का रामबन, जहां आधी रात को अचानक मौत के तांडव ने हाहाकार मचा दिया। उसमें बंदे हो गए मेरे ख्याल से। कोई हाथ में बच्चा लेकर भागा तो कोई होटलों की खिड़की को तोड़कर भागा। मौत पीछा कर रही थी और जान बचाने की उम्मीद ना के बराबर दिख रही थी। मुझे 1% चांस भी नहीं लग रहा था कि हम बचेंगे, क्योंकि पानी इतना तेज था ना, ऊपर से पत्थर आ रहे थे साथ में। पानी तो आ ही रहा था, पानी में तो फिर बचा कर लेता थोड़ा बहुत बंदा। पत्थर आ रहे थे साथ में, पत्थर वो लग रहे थे। जब हम नीचे उतर रहे थे तो पूरे पाँव छीले गए। बहुत मुश्किल कंडीशन हो गई थी इस टाइम में। एक यहाँ पे भागने की कगार पे आ गए थे लोग कि बहुत खतरा था यहाँ पे। ये जम्मू कश्मीर के उस रामबन की कहानी है जो जम्मू से करीब 121 किलोमीटर दूर है और श्रीनगर जाने के लिए रामबन होकर जाना होता है। श्रीनगर से रामबन की दूरी करीब 147 किलोमीटर है। यूँ समझिए कि जम्मू का इलाका रामबन में खत्म होता है और रामबन के बाद कश्मीर का इलाका शुरू हो जाता है। रामबन में हुआ क्या, अब वो समझिए। रविवार तड़के करीब 3:30 से 4 बजे का वक्त था जब
पहाड़ टूटकर रिहायशी इलाकों की तरफ तेजी से बढ़ने लगा था। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये तस्वीरें सुबह होने के बाद की हैं और जिस रास्ते से पानी गुजर रहा है वहाँ घर और होटल थे। होटल के सामने गाड़ियाँ खड़ी थी, लेकिन सब कुछ समाधि में लीन हो गया। एक कोई सरदार वो मौलवी जी थे, तो उन्होंने बोला बेटा मरेंगे तो सारी साथ में जाएंगे, बाकी ऊपर वाले का नाम मनाओ, बाकी ऐसा कुछ नहीं होगा, बचाने वाला ऊपर वाला है। उन्होंने हमें पीछे वाली साइड से, होटल के देख रहे हैं, पीछे वाली साइड से हमें वो पूरी पहाड़ी घुमा के पेट्रोल पंप के पास वहाँ पे ले गए, वहाँ पे उन्होंने हमारी जान बचाई। कभी आपने इस तरह का भयंकर तस्वीरें देखी हैं पहले? नहीं, इससे पहले कभी हमने देखे नहीं है। ये बहुत बुरी कंडीशन हुई रामबन में, इससे बहुत ज़्यादा फ्लड था, जिससे बहुत आया, बेहिसाब तेज आया। ये रामबन का वो उस्मान होटल है जो 3 मंजिला हुआ करता था, लेकिन होटल के नीचे की 2 मंजिलें मलबे में समा चुकी हैं। कल्पना कीजिए कि पानी कितने फोर्स के साथ आया कि कई फीट तक सिर्फ मलबे का पहाड़ दिखाई दे रहा है। होटल के कॉरिडोर की तस्वीर कैसी है ये दिखा रहे हैं एबीपी न्यूज संवाददाता अजय बाचलू। ये होटल का एक फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, और यहाँ पर कमरों में जाना भी अभी तक जो है वो संभव नहीं है, क्योंकि किस तरह से, कितना तेज था ये जो क्लाउड बर्स्ट, जो बादल यहाँ फटा, उसके बाद जो मिट्टी और गारा और पत्थर यहाँ आए, कितने तेज थे कि यहाँ पर सोफे जो हैं वो कमरों से बाहर आ गए हैं और यहाँ पर पूरा फ्लोर जो है वो गारे से भर गया है। ये होटल के कमरे हैं और यहाँ पर क्या हाल है आप देख सकते हैं कि किस तरह से 3 फ्लोर्स पे लगभग इस तरह का जो है गारा और मिट्टी अंदर आई है। यहां देखिए, ये सड़क होती थी, सड़क आपको कहीं दिखेगी नहीं और कई फीट मिट्टी, पत्थर और गारा जो है वो यहां पर पड़ा हुआ है। और अब आपकी स्क्रीन पर मौजूद होटल का ये वही कॉरिडोर है जहां रात को तबाही के वक्त होटल में मौजूद लोग जान बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। सारे लोग हैं, होटल कभी भी ये जा सकता है। होटल में पानी भरता जा रहा है, ये देखो वीडियो, होटल में पानी भरता जा रहा है, तो हमारे साथ कभी भी हादसा हो सकता है। हादसा क्या, होटल कभी भी जा सकता है, हम लोग भी कभी भी जा सकते हैं, तो हम लोग भागने की तैयारी कर रहे हैं यहाँ से। ये वो लोग हैं जो श्रीनगर जा रहे थे, लेकिन रात में बारिश होने लगी तो सुबह निकलने का फैसला किया और रास्ते में मौजूद 20 कमरों वाले रामबन के होटल में रुक गए। लेकिन देर रात तबाही आई तो इन्हें होटल के पीछे की खिड़की को तोड़कर पहाड़ी और मुश्किल रास्ते को पार करते हुए जान बचानी पड़ी। जल्दी जल्दी चलो, वो चलो यार, वो चलो 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 जल्दी जल्दी। इधर से नहीं, वो लोग इधर से निकलेंगे, वो निकल गए वो गेट से निकल गए, इधर से आएंगे ना, वो आ जाएंगे नीचे रोड पे। संडे सुबह नहीं 3 बजे हमें होटल में दरवाजा खड़खड़ाया किसी ने, ठीक है। हम देखने लगे कि इधर पानी आ गया है, तब हम खिड़की से देखा यहाँ से पूरा पानी बह रहा है, ठीक है। तो हमने अपनी फैमिली को उठाया, जल्दी जल्दी उठो, ठीक है। हमारे साथ छोटी 2 साल की बच्ची थी, ठीक है। तो हम सोचने लगे हम करे क्या, जाए कहाँ, ठीक है। फिर हम पीछे खिड़की थी वो तोड़ी, वो तोड़कर फिर हम बाहर निकले और इधर से रास्ते से घूमकर हम बाहर निकले। इधर पूरा पानी बह रहा था। जान तो बच गई, लेकिन इस मलबे के नीचे मौजूद इन लोगों को अपनी गाड़ियों का निशान तक नहीं मिल रहा है। इधर हमारी गाड़ी खड़ी थी, किया सेल्टॉस, पता ही नहीं है कहाँ है, दिखी नहीं है। ये कल दिख रही थी थोड़ी बहुत, आज तो वो भी नहीं दिखी। मेरी नेक्सॉन गाड़ी है, अभी नई ली थी गाड़ी, 10-15 दिन हो रहा था। मैंने सोचा श्रीनगर घूम के आता हूँ। यहाँ से 8 से 10 गाड़ियाँ दबी हैं। आपकी गाड़ी भी इसमें? हाँ, मेरी भी गाड़ी इसी में है। रामबन ने इससे पहले कभी ऐसी तबाही नहीं देखी थी। सिर्फ कारें मलबे की बलि नहीं चढ़ी, बल्कि बड़े बड़े विशालकाय ट्रकों को सैलाब खिलौने की तरह अपने साथ बहा ले गया। देखिए, जब पानी आया था तो कैसे कुछ गाड़ियों की लाइटें जल रही थी और ऐसा लग रहा था कि उसमें लोग मौजूद हैं। उस गाड़ी में मेरे को बंदे लगते हैं, देखो इंडिकेटर तो चला के रखे हैं, गाड़ी नीचे सारी नीचे गई है, उसमें बंदे हो गए मेरे ख्याल से। राहत और बचाव के काम में लगे ईश्वर से मना रहे हैं कि जो गाड़ियां मलबे में दबी हैं, काश उनमें कोई इंसान न फंसा रह गया हो। मेरे जीवन काल में तो हमने इस किस्म की भयानक
त्रासदी कभी देखी नहीं। ऊपर वाला ना करे कि उन गाड़ियों में नीचे कोई ना कोई जान है वो, क्योंकि अगर वो हुआ तो फिर तो ये बड़ा भारी एक महामारी, एक बड़ा त्रासदी हो जाएगी कि जिस किस्म की जितनी गाड़ियाँ 50-60 जो है वो शान पैलेस में दबी हैं, आपका मरोग में जो गाड़ियाँ दबी हैं, ट्रक दबे हैं, टैंकर दबे हैं, उसमें मैं कहता हूँ ऊपर वाले से यही दुआ करता हूँ कि उसमें कोई ना हो। रामबन जिले में आई तबाही ने सबसे ज्यादा कोहराम कोहबाग इलाके में मचाया है, जहां मलबे की चपेट में आके दर्जनों घर बर्बाद हो गए। सैलाब के साथ बहकर आई मिट्टी ने 4 घरों को ऐसा लीला कि उनका निशान तक नहीं मिल रहा। मैं इस समय रामबन के कोहबाग इलाके में हूं और ये वो इलाका है जहां कुदरती कहर ने सबसे ज्यादा असर बरपाया है। मेरे पीछे जो आप ये कोहबाग का इलाका देख रहे हैं, यहाँ पर करीब 11 घरों को नुकसान पहुंचा है और उनमें से 4 घर कहाँ हैं ये किसी को नहीं पता। देखो हमारा पूरा मकान ही डूब गए। हम यहाँ 10-12 घर थे, सब के सब डूब गए। हमारे कोई चप्पल कोई कपड़े तक नहीं बचे। जो लोग आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इनके दर्द का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। ये वो लोग हैं जिनकी आंखों के सामने उनका पूरा आशियाना मिनटों में उजड़ गया। छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन देखिए कैसे इनके पैर के नीचे की जमीन और सिर की छत दोनों एक साथ छिन गए हैं। क्या पहने और क्या खाएं किसी बात का ठिकाना नहीं है। ये वो जख्म है जिसे भरने में सालों की मेहनत या फिर शायद पूरी उम्र निकल जाएगी। हम क्या करेंगे अब, कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे? चलो कहीं किराए पे कमरा लेंगे, लेकिन जब सामान ही नहीं बचा है, मलबे से ढूंढ के बर्तन निकाल रहे हैं, क्या करेंगे? कैसे? बच्चे कपड़े गिले कर रहे हैं, पड़ोसियों ने कपड़े मांग के दिए हैं। अगर ये कपड़े गिले करेंगे दोबारा से कहाँ से कपड़े लगाएंगे? कुछ भी नहीं बचा है, कुछ भी नहीं। आप देखो ना, पूरे मकान ही डूब गए। पानी कीचड़ हटा के हम पानी पी रहे हैं। सरकार से ये गुजारिश है कि हमें यहाँ आके नजर दिया जाए। कल से हम बिल्कुल भूखे हैं, थाने का एक मुलाजम हम तक नहीं पहुँचा। मेरा तो बिल्कुल जमीन दोज हो गया, मेरे साथ साथ और 4 थे, वो भी जमीन दोज हो गए। रामबन में तबाही की शुरुआत 19 तारीख की रात करीब 1 बजे उस वक्त हुई जब मूसलाधार बारिश होने लगी थी। रात करीब 2 बजे के आसपास बारिश ने बाढ़ का रूप ले लिया और 3:30 बजते रामबन का 14 किलोमीटर लंबा इलाका मलबे में तब्दील हो गया था। मंजर इतना भयानक था कि सुबह सूरज की पहली किरण के बाद से ही लोग रोते चिल्लाते आसपास के इलाकों में मदद की गुहार लगा रहे थे। राहत और बचाव काम में एनडीआरएफ के साथ साथ सेना भी जुटी है, लेकिन कई इलाके ऐसे हैं जहां प्रशासन भी पहुंच नहीं पा रहा क्योंकि रास्ते ध्वस्त हो चुके हैं। कश्मीर को देश से जोड़ने वाले हाईवे पर बड़े बड़े पत्थर हैं। हाईवे पर हालात क्या है, ये समझने के लिए इस रिपोर्ट को देखिए। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में जो पहाड़ तोड़ तबाही मची, उसने कितने भयावह हालात पैदा किए, ये समझने के लिए अगली तस्वीर देखिए। पूरी तरह से फंस गए हैं वहाँ पे और अभी भी ये धीरे धीरे करके खिसक रहा है। ये है कैनोपी टनल। ये श्रीनगर तक जाने वाला इकलौता हाईवे है और देखिए पूरा रास्ता तबाह हो चुका है। हाईवे पर खड़े ट्रकों को देखकर लग रहा है कि किसी भी पल ये गहरी खाई में समा सकते हैं। अल्लाह रहम करे, कुछ गाड़ियाँ नीचे चली गई है, कुछ गाड़ियाँ नीचे चली गई है। ऐसा ही एक वीडियो रविवार को भी सामने आया था जिसमें गाड़ियां हाईवे के किनारे लटकी हुई दिख रही थी। लग रहा था कि कभी भी ये खाई में गिर सकती है। नेशनल हाईवे कभी होता था, इस तरह की तस्वीरें हैं। हाईवे कहीं दिख नहीं रहा, चारों तरफ तबाही है, धंसा हुआ हाईवे है और मलबा है। युद्ध स्तर पर यहाँ काम जारी है। यहाँ पर जम्मू और ट्रैफिक के वरिष्ठ अधिकारियों ने यहाँ जो है दौरा किया है, लेकिन सड़क का क्या हाल है ये अपने आप में बयां कर रही है। इस तरफ आप देखिए कि कितना गारा, कितनी मिट्टी यहाँ पर है, जिसे साफ करने के लिए यहाँ पर जेसीबी लगाई गई हैं। डंपर हैं जो यहाँ संभवतः खड़े होंगे और जब ये यहाँ पर क्लाउड बर्स्ट हुआ, बादल फटा, उसके बाद ये पूरे डंपर जो हैं ये जमीन में धंस गए हैं। हाईवे ध्वस्त है और इसीलिए कश्मीर घाटी पहुंचना मुश्किल हो गया है। ये कोलकाता से आया वो ग्रुप है जो अपना सामान यूं ही लाद कर कई किलोमीटर पैदल सफर कर रहा है।
कोलकाता से आया था। पहली बार यहाँ घूमने के लिए हम सब अपने दोस्तों के साथ आए थे, लेकिन जैसा कि आप देख रहे हो कैलेमिटी के कारण हम लोग लगभग 4-5 किलोमीटर से अभी पैदल ही चल रहे, पूरा सामान लेके, क्योंकि गाड़ी ना आगे जा सकती है ना पीछे जा सकती है, दोनों तरफ से रास्ता बंद है और कोई हम लोग हेल्पलेस हैं पैदल चलने के अलावा, और कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं। बिहार से आ रहे थे और हम लोग जा रहे हैं श्रीनगर, ठीक है, तो हम लोग पैदल ही जा रहे हैं, रास्ता पूरा बंद है। 10 किलोमीटर चल चुके हैं पैदल, अभी तक कोई गाड़ी का साधन भी नहीं मिला है। जगह जगह हाईवे पर बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं, कहीं कहीं तो पहाड़ का पूरा मलबा ही रास्ते पर आ चुका है। हाईवे को पूरी तरह खोलने में 5 दिन का समय लग सकता है, लेकिन जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला का दावा है कि 2 दिन में हाईवे खोल दिया जाएगा। कोशिश की जा रही है कि फौरी तौर जो है एक तो हाईवे को हम रिस्टोर करें, हाईवे के रेस्टोरेशन के साथ साथ जो रेजिडेंशियल एरियाज़ इन पस्सियों में जो है बह गए हैं उनको हम किसी तरह जो है रिस्टोर करें। रिलीफ जो है उसका इंतज़ाम किया जा रहा है। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के उधमपुर की हैं, जहां नेशनल हाईवे 44 बंद है और सड़क पर ट्रकों की लंबी कतार लगी हुई है। हाईवे पर सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। रास्ते में फंसे लोगों को हर संभव मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। रोना नहीं है, आराम से रो मत, बचाओ, अब रो किस लिए रहे हो? खाना खाओ आराम से, हम किस लिए लड़े हैं? हम किस लिए लड़े हैं? पूरे माहौल में ढोल नगाड़ों की आवाजें सुनकर आपको अजीब लग सकता है। आप सोच रहे होंगे कि त्रासदी के इस तूफान के बीच में आखिर जश्न कैसा। दरअसल 21 अप्रैल यानी सोमवार को शादी का मुहूर्त निकला हुआ था। बारात को 45 किलोमीटर दूर गांव में जाना था, लेकिन हाईवे बंद है तो 45 किलोमीटर का ये सफर दूल्हे और बारात को मलबे से होते हुए पैदल ही तय करना पड़ा। एबीपी न्यूज ने जब दूल्हे सुनील वालिया से बात की तो उन्होंने कहा, मातम के माहौल में खुशी कैसी, लेकिन शादी है तो करनी है। शादी करनी पड़ रही है, अब क्या ही करेंगे, शादी भी करनी है, मगर अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगा, क्योंकि इधर कुछ भी मतलब बहुत ज्यादा नुकसान हो गया हमारा। जो खुशियाँ थी शादी की वो भी खत्म हो गई मेरे हिसाब से। आप जहाँ रहते हैं वहाँ सब सुरक्षित है? नहीं, हमारे घर के साथ में भी बहुत सी डिस्ट्रक्शंस हुई है, हम कहाँ से खुश हो सकते हैं सर। कोई ये समझ नहीं पा रहा है कि आखिर पहाड़ियों से बारिश के साथ इतना मलबा और पत्थर कहां से आ गया कि सिवाय मलबे के कुछ नहीं बचा। रामबन के सरकारी आईटीआई कॉलेज का हाल देख लीजिए, जहां क्लासरूम से लेकर कैंपस तक सब कुछ उजड़ गया है। सबसे ज्यादा नुकसान लैब में हुआ है, जहां लाखों का सामान मलबे की भेंट चढ़ गया। आईटीआई कॉलेज भी इस मलबे की जद से नहीं बच पाया, और क्या क्लासरूम, क्या प्रैक्टिकल रूम या क्या टीचर्स के कमरे सब जमींदोज हो गए हैं। सवाल यह है कि रामबन में अचानक इतनी तबाही आखिर मची क्यों? दरअसल रामबन में 24 घंटे के भीतर सामान्य से करीब 575% ज्यादा 16.9 mm बारिश हुई, जिसकी वजह से यह हालात पैदा हुए। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का उसके प्रभाव से ये एक्टिविटी रही, लैंडस्लाइड रहा। और अगर आप अभी भी बात करें, अभी वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बना हुआ है, आप अभी देख सकते हैं कि जो हमारा हिमाचल प्रदेश के लिए ऑरेंज अलर्ट है, जम्मू कश्मीर में हमारा अभी येलो अलर्ट है, जहाँ थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी ही कहीं ना कहीं देखने को मिल सकती है। डिस्ट्रिक्ट का टोपोग्राफी भी ऐसा है कि आपका बिल्कुल हाईली वनरेबल है, ऑलरेडी बारिशों के बगैर भी वहाँ पे लैंडस्लाइड्स होते हैं। तो ऐसे में जब इतना तेज बारिशें, तो इसके कारण जो है ये सारे इंसिडेंट्स हुए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।